हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। देखिए, आज से हम सभी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और फर्स्ट बुक जो है समकालीन विश्व राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये जो चैप्टर है वो सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ के विघटन की पूरी कहानी का वर्णन करता है। सोवियत संघ क्या था, किस तरीके से इसका गठन हुआ, किस तरीके से ये महाशक्ति के रूप में उभरा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के बाद अगर हम देखें तो। लेकिन 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो विघटन की पूरी कहानी जो है, सोवियत संघ का अंत कैसे हुआ, उसकी पूरी कहानी का वर्णन ये जो चैप्टर है हमारा करता है। देखिए, फुल चैप्टर हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझा दूंगा, इसी वीडियो में। और आपको इसका फ्री पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी अगर एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, एनिमेशन के माध्यम से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, भाई एनिमेटेड वीडियो बना रखी है, एकदम सरल स्पष्ट धांसू तरीके से आपको ये चैप्टर एनिमेशन के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें, आईडी रहा। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम चैनल है रोशन सा स्टडी पॉइंट के नाम से ही, आप टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। सारी पीडीएफ एकदम फ्री में, मुफ्त में आप सभी को इस साल मिलेगा, है ना। आप सभी मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए आप सभी के लिए फ्री कर दिया भाई पीडीएफ। ठीक है जी, चलिए। तो मैंने बोला कि भाई इस चैप्टर में हम सोवियत प्रणाली को समझने वाले हैं, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ उसको समझने वाले। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी शीत युद्ध के कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर है क्या। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाए, इस चैप्टर की क्या मैं पूरे बुक की बात करूं ना, पूरा बुक में कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप शीत युद्ध के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, आप शीत युद्ध के कॉन्सेप्ट को नहीं। तो इसीलिए शीत युद्ध से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर के सारे टॉपिक तो भाई इसमें है ही है, लेकिन शीत युद्ध से हम शुभारंभ करेंगे अपनी इस वीडियो की। सबसे पहले हमें मतलब समझना है कि भैया ये शीत युद्ध है क्या, ये क्या होता है, क्या कारण था शीत युद्ध होने का, किनके बीच में हुआ, कौन सी दो महाशक्तियां थी जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ था। तो ये सब चीजें हमें इसमें समझने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। शीत मतलब क्या होगा भाई, शीत देखो शब्द दो भागों में बांट दो, शीत और युद्ध। शीत का मतलब आप सभी को पता है, ठंडा, है ना। ठंडा मतलब कोको कोला। यहाँ पे कोको कोला की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध में क्या होता है, संघर्ष, तनाव, मारकाट, तबाही, ये युद्ध में होता है। तो शीत युद्ध के दौरान क्या होगा, शीत युद्ध में क्या होगा कि भाई युद्ध, संघर्ष, तनाव जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई अब युद्ध हो जाएगा, अब मारकाट हो जाएगा, अब तबाही मचने वाली। लेकिन वास्तव में कभी युद्ध होगा नहीं। यही है शीत युद्ध, मतलब जिसकी तासीर क्या होगी, एकदम ठंडी होगी। हमेशा गर्म जोशी वाला माहौल रहेगा, हमेशा दो देशों के बीच में या महाशक्तियों के बीच में लगेगा कि अब युद्ध हो जाएगा भाई, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होगा। तो ये घटना हमें, ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति हमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी देखने को मिलती है, लेकिन कई बार ये तो भिड़ चुके हैं। लेकिन हमें दो महाशक्तियों का एग्जाम्पल लेना है, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होता है, तो दोनों ही महाशक्तियों के बीच में हमेशा ऐसा स्थिति बन जाता है कि भाई अब युद्ध हो जाएगा, अब मारकाट होने वाला है, अब तो भाई मचने वाले। लेकिन वास्तव में ये दोनों महाशक्तियां कभी युद्ध कर ही नहीं, युद्ध लड़े ही नहीं। तो यही शीत युद्ध। उम्मीद करता हूं शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो जी क्या लिखा है, जब दो देशों या महाशक्तियों के मध्य युद्ध, संघर्ष, तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन वास्तव में कभी युद्ध हो ही ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। शीत युद्ध का उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। शीत युद्ध का जो समय काल है 1945 से लेकर 91 तक रहा। यानी कि 1945 में क्या होगा, शीत युद्ध शुरू होगा। 1991 में आप सभी को पता है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा शीत युद्ध का मतलब था। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। देखो, दूसरा विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो ये 1939 से 45 के बीच, है ना। 1939 से 1945 के बीच में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है। दो महाशक्तियों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब जो दुनिया थी इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इस जो पूरी दुनिया थी एक तरीके से दो गुटों में बटी हुई, है ना। एक तरफ मित्र राष्ट्र, मतलब दो गुट बने, दो एक तरीके से ग्रुप बने जिनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के यहाँ पे मेन देशों का जिक्र किया गया जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। वैसे तो बहुत सारे देश थे, लेकिन यहाँ पे मैंने चार मेन पावरफुल देशों की जिक्र यहाँ पे किया मैंने। एक तरफ सबसे पहले अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन, तीसरा है हमारा फ्रांस
और चौथा है हमारा सोवियत संघ। तो ये एक ही गुट में है। देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये एक ही गुट में लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। इनके बीच में हमेशा फिर तनातनी रहेगी। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरे राष्ट्र की बात कर लेते हैं, जर्मनी, इटली, जापान, है ना। यहाँ भी भाई पावरफुल है, जापान काफी ज्यादा पावरफुल था उस समय। जर्मनी की बात कर ले, हिटलर का टाइम पीरियड आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो 1945 में क्या होता है, ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। जापान के दो शहर हिरोशिमा, जिसपे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया जाता है, और नागासाकी की बात करें तो 9 अगस्त, इसके 3 दिन बाद एक और परमाणु बम गिराया। और इस घटना के साथ ही हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में खत्म हो जाता है। आपको पता है कि जापान में आज भी इसका असर देखने को मिलता है ना। आज भी बहुत सारे वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, और यहाँ पे मतलब वहां की जमीन बिल्कुल अनुपजाऊ हो गई है, बर्बाद हो गई है, बंजर हो गई है, ऐसा कह दो। तो परमाणु हमला जो है वो बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ही खतरनाक है ना। अब एक सवाल और आप लोगों को समझना चाहिए कि भैया, मतलब एक और सवाल आप लोगों के मन में उठ सकता है कि भैया ये अमेरिका ने जापान के दो शहर, अमेरिका ने गिराया था परमाणु, जापान के दोनों शहर पे परमाणु बम गिराए क्यों? तो इसके पीछे देखो अमेरिका की क्या दलील थी। मतलब बहुत सारे देखो, जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही, क्योंकि जापान लास्ट आखिरी देश था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आत्मसमर्पण किया था, तो जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, क्यों गिराया, क्या रीजन था? तो अमेरिका की तरफ से जो दलील दी गई थी वो ये दी गई थी कि जापान ने क्या किया, 1941 में जापान ने अमेरिका में एक बंदरगाह है पर्ल हार्बर, ठीक है जी, पर्ल हार्बर पे जापान ने क्या कर दिया, बमबारी कर दिया। अब इस बमबारी में लगभग 3000 के आसपास अमेरिकी सैनिक के साथ साथ नागरिक मारे गए। मतलब 3000 का डाटा आता है, 3000 के आसपास नागरिक और सैनिक मारे। तो इस चीज का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने जापान के शहर पे परमाणु बम गिराया, ऐसा अमेरिका की दलील। कुछ विद्वान मानते हैं कि जल्दी से जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करना था। लगभग 6 साल से वर्ल्ड वॉर चलने लग रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस महायुद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप समझ गए। ज्यादा कुछ नहीं जाना था, जो भी चीजें आपको बतानी थी मैंने बता दी, जो आपके काम की थी। आगे आ देखिए, यहाँ पे आपको दो महाशक्तियों को समझना है। दोनों महाशक्तियों के बीच में ही शीत युद्ध हुआ। अब इन दोनों महाशक्तियों के बारे में आप जान लीजिए। एक तरफ है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है जी, ये हमारा यूएसएसआर, जिसको हम हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य बोलते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश में यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1917 में यह अस्तित्व में आया सोवियत संघ, और 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया था। 1917 में क्या होता है, रूस में साम्यवादी क्रांति, या जिसको हम समाजवादी क्रांति, या फिर जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 में यूएसएसआर का गठन किया जाता है 15 देशों द्वारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूएसए की, तो यह लगभग 1776 में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, 1776 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना होती है। लेकिन 1945 आते आते तक ये दोनों ही महाशक्तियां, मतलब दोनों ही जो एक तरीके से संगठन कह दो, देशों का ही ग्रुप है एक तरीके से, यूएसएसआर और यूएसए, है ना, ये 1945 तक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आ जाते हैं, दुनिया के सुपर पावर के तौर पर उभर के सामने। चलिए, ये समझ गए। अब आगे बढ़, देखिए हमने बात किया कि भाई शीत युद्ध हुआ दो महाशक्तियों के बीच में, यूएसएसआर के बीच में, मतलब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ठीक है जी, क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि दोनों महाशक्तियों के बीच में हमेशा संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है? तो 3 कारण माने जाते हैं, शीत युद्ध के मुख्य 3 कारण माने जाते हैं। पहला भाई, महाशक्ति बनने की होड़। हर कोई दुनिया में टॉप पे आना चाहता है। आप अगर क्लास में हो तो क्लास में आप टॉप पे आना चाहते हो। आप अगर कहीं देश के कोई लीडर हो, मुख्यमंत्री हो, तो आप पीएम बनना चाहोगे, क्योंकि पीएम का जो पोस्ट है वो सबसे टॉप का है ना। इसी तरीके से हमने देखा कि भाई 1945 के बाद हमें दुनिया में 2 महाशक्ति देखने को मिलती है। 2 महाशक्तियों के बीच में संघर्ष, तनाव हो रहा होता है ना जी, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, है ना।
1945 में ये दो महाशक्ति बन के उभर के सामने आती है। अब इनमें से कोई एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है ना, यानी कि महाशक्ति बनना चाहता है। तो महाशक्ति बनने की होड़ में इन्होंने क्या किया, संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों को बढ़ावा, है ना। दोनों में से एक महाशक्ति बनना चाहती है, मतलब एक महाशक्ति जो है वो वर्ल्ड पावर बनना चाहती है। तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए दोनों के बीच में क्या होता है, सीधे। दूसरा कारण हम मानते हैं कि भाई विचारधारात्मक मतभेद भी था, दोनों ही महाशक्तियों के बीच में विचारधारात्मक मतभेद भी देखने को मिलता है। एक तरफ अगर हम अमेरिका की बात कर ले तो ये पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, और ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया के और भी देश जो है पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करे। पूंजीवादी विचारधारा में आपको पता है क्या होता है कि संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे निजी लोगों का हक होता है ना, ज्यादातर चीजें प्राइवेट हाथों में होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ जो है हमारा, है ना, सोवियत संघ कौन सी विचारधारा को मानता है भाई, समाजवादी विचारधारा को मानता है, जहां पे सारे कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है, सारे संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे सरकार का कंट्रोल होता है। तो दोनों ही महाशक्तियां चाहती है कि दुनिया के सारे देश जो है उनकी विचारधारा को फॉलो करें, उनकी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हो, और इस वजह से वो पूरी दुनिया को ये दो गुटों में बांटते हैं। ठीक है, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग कह रहा, कुछ देश या तो यूएसए के सपोर्ट में आ जाए या फिर यूएसएसआर के सपोर्ट में आ जाए, मतलब देशों के पास ऑप्शन था कि वो किसी न किसी गुट में शामिल हो जाए। ये समझ गए। तीसरा कारण क्या था भाई, तीसरा कारण देखो देखो यहां पे हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो गठबंधन के तौर पे बदल चुकी। ये हमारा है पूर्वी गठबंधन। ये मैप आप देखेंगे, ये आपका पूरा सोवियत संघ का मैप है, जिसमें आपका ये पोलैंड वगैरह है ना, यूगोस्लाविया है ना, रोमानिया है। ये देखो, ये सारे जो देश है, बुल्गारिया है, ठीक है, ईस्ट जर्मनी है, ठीक है, ये सारे जो है आपके सोवियत यूनियन के अंग थे, यानी कि पूर्वी गठबंधन के देश माने जाते हैं, जो भी आपके रेड कलर में दिख रहे। दूसरी तरफ आपको डार्क ब्लू रंग में आपको ये सारे देश दिख रहे, जो कि कहीं ना कहीं आपके पश्चिमी यूरोप के देश है, पश्चिमी यूरोप के देश है, और अमेरिका इसका लीडर है। अमेरिका क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है तो ये लीडर है, और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है ना जी, ये सारे देश है। इसको हम पश्चिमी गठबंधन बोलते हैं, पश्चिमी गठबंधन, ठीक है। इसमें ज्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश थे, इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन बोल दिया। इसमें ज्यादातर पूर्वी यूरोप के देश थे, इसलिए पूर्वी गठबंधन बोल दिया। पूर्वी गठबंधन का लीडर कौन था जी, सोवियत संघ। और दूसरी तरफ अगर हम पश्चिमी गठबंधन की बात करें तो इसका लीडर कौन था जी, अमेरिका था, ठीक है। ये इनकी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा। इनकी विचारधारा क्या है जी, पूंजीवादी विचारधारा। तो इस तरीके से ये चीजें चलने लग रही थी। आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा जो शीत युद्ध का कारण माना जाता है वो हथियारों की हो। अब मैंने बोला कि दोनों ही महाशक्तियां जो है वर्ल्ड पावर बनना चाहती है। अब वर्ल्ड पावर बनने के लिए ताकत तो बढ़ाना होगा ना भाई, ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदने होंगे, ठीक है। अगर गली मोहल्ले में या किसी आपके एरिया में कोई बाहुबली होगा, है ना, माफिया होगा, तो उसके पास भी ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे, बंदूक रखता होगा, वो खंजर रखता होगा। तो ऐसे ही दुनिया में भी होता है भाई, दुनिया में भी जिस देश के पास ज्यादा पावरफुल हथियार है वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो दोनों ही महाशक्तियां क्या कर रहे हैं, शीत युद्ध के दौरान ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परमाणु हथियार बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, ताकि अपने आप को सुपर पावर के तौर पर दिखा सके। और ये हथियारों की होड़ ने भी क्या किया, शीत युद्ध को जन्म दिया। तो ये तीन कारण। पहला कारण क्या बताया मैंने, पहला कारण क्या बताया भाई, देखो यहाँ पे पहला कारण क्या बताया, शीत युद्ध उत्पन्न होने का, महाशक्ति बनने की होड़ थी, दोनों ही महाशक्तियों में से एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता था। दूसरा, विचारधारात्मक मतभेद भी चलने लग रहा था भाई। और तीसरा कारण मैंने क्या बताया आप सभी को, तीसरा कारण क्या बताया भाई, हथियारों की होड़ चलने लग रही थी, और इन वजह से ही शीत युद्ध का उद्भव होता है। ये तीन कारण थे शीत युद्ध उत्पन्न होने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं ये दो ध्रुवीयता, जैसे आपके चैप्टर का जो नाम है वह दो ध्रुवीयता। जब हम वर्ल्ड पूरे विश्व की बात करते हैं तो शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व जो था वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, है ना, दो ध्रुव यानी कि दो गुटों में बटा हुआ था। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व का क्या मतलब होता है, बहुत ध्रुवीय विश्व का क्या मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझना होगा। जैसे कि जब हम बात करते हैं दो ध्रुवीय विश्व का, है ना, तो दो ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां होंगी, पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बटा होगा, जैसे कि शीत युद्ध के समय में हो रहा था। शीत युद्ध के समय में क्या होने लग रहा था भाई, अमेरिका और सोवियत संघ दो गुटों में पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी, इसलिए इसको हम दो ध्रुवीयता बोलते थे। वो क्या लिखा है, पूरी दुनिया का स्पष्ट रूप से दो गुटों में बढ़ जाना दो ध्रुवीयता कहलाता है। शीत युद्ध के दौरान यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो टाइम पीरियड है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम इसको दो ध्रुवीयता का टाइम पीरियड मानते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक ध्रुवीय विश्व की बात करें तो विश्व राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व राजनीति में लगभग
1991 के बाद हम देखते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व का उद्भव हो जाता है, यानी कि जब 1991 में क्या होगा, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का अंत हो जाता है, तो पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर रह गई, अमेरिका, है ना। अमेरिका क्या है, सुपर पावर रह गई। अभी के समय में भी हम अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। वर्ल्ड सुपर पावर अगर कोई है तो अमेरिका ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि पूरी दुनिया पर एक ही राष्ट्र या देश का सैन्य और आर्थिक प्रभाव देखने को हमें मिलता है, जैसे कि 1991 के बाद अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। उसके बाद हम बहुध्रुवीय विश्व की बात कर लेते हैं, तो अभी के समय में हम पूरी तरीके से अमेरिकी वर्चस्व की बात नहीं कर सकते। वैसे तो पावरफुल है, लेकिन अभी बहुत सारे छोटे छोटे देश भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। यानी कि जो वर्ल्ड है अभी के समय में बहुत ध्रुवीय बन चुका है ना। इसमें क्या होता है, जब विश्व में शक्ति के अनेक केंद्र हो, किसी एक देश का दबदबा ना हो, जैसे कि भारत है ना जी, यूरोपीय संघ है, जापान है, चाइना है, अगर ये एक साथ मिल जाए तो सुपर पावर कहां रह जाएगा, फिर अमेरिका आराम से उसको हरा सकते हैं, है ना। तो अभी के समय में अगर हम बात करें तो बहुत ध्रुवीय विश्व हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केंद्र है। कोई अमेरिका को हम एक केंद्र नहीं कह सकते कि भाई पूरा जो पावर है वर्ल्ड विश्व राजनीति में वो अमेरिका के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ऐसा अगर हम कहें तो पूरी तरीके से ये सही नहीं होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दो ध्रुवीयता का मतलब, एक ध्रुवीयता का मतलब और बहुत ध्रुवीयता का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने साथ नोटबुक रखें और खुद से नोट्स बनाएं। आपके जो हाथ से नोट्स बनाए होंगे ना, आपके अपने हाथ से, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीजें आप हाथ से लिखोगे ना, वो आपको साथ ही साथ याद भी होता चला जाएगा और बस एग्जाम टाइम पे आपको एक बार रिवाइज करना। लेकिन ये अगर पीडीएफ आप सिर्फ मेरे बदौलत आप रहते हो, मेरे भरोसे रहते हो कि भाई रोशन भैया की पीडीएफ से पढ़ेंगे, भाई ये डिस्ट्रैक्शन है। आप फोन में इस पीडीएफ से आप क्या करोगे, फोन में पढ़ोगे। अब फोन से पढ़ोगे तो फोन तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है ना, लेकिन अगर आपके नोटबुक में कोई नोट्स आपका लिखा है ना, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरे भाई। वो आपके आप जब नोटबुक से उठा के पढ़ोगे तो कोई मैसेज नहीं आ रहा आपके फोन में, या रील में नहीं घुस गए आप, या कहीं और फालतू की चीजों में नहीं घुस गए आप, है ना। नोटबुक में पढ़ते समय आपके पास कम से कम डिस्ट्रैक्शन होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई नोटबुक में ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जी, शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, अब हम अपने एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक जो है वो बर्लिन की दीवार को माना। बर्लिन देखिए जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अब होता क्या है कि शीत युद्ध के दौरान ना बर्लिन को ना दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। बर्लिन को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट दिया जाता है। ये जो पश्चिमी बर्लिन है, यहाँ के लोग जो है वो पश्चिमी गुट में शामिल हो जाते हैं, यानी कि ये पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले। दूसरी तरफ पूर्वी जर्मनी की बात कर ले, ठीक है, तो पूर्वी जर्मनी के जो लोग हैं वो कौन सी विचारधारा को फॉलो करने लग रहे, वो फॉलो करने लग रहे समाजवादी विचारधारा को। और इसकी राजधानी है बर्लिन। बर्लिन को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि पूरे जर्मनी को दो भागों में बांटा गया, वैसे बर्लिन को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, ठीक है जी। देखिए, तो बर्लिन की दीवार का जो निर्माण है 1961 में होता है ना। 1961 में इसको बनाया जाता है और इसको ढा कब दिया जाता है, 9 नवंबर 1989 को इसको ढा दिया जाता है, इसको गिरा दिया जाता है। दीवार की अगर लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी लंबाई थी और 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही। 1989 में इस दीवार को वहां के आम जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा इसको गिरा दिया। बर्लिन की दीवार की अगर हम बात करें, देखो इस तरीके से आप देखो, ये एक दीवार मतलब किसी शहर को बांटने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए किस तरीके से एक दीवार खड़ी कर दी भाई, ऊंची दीवार, जिससे कि दो शहर मतलब एक शहर दो भागों में बढ़ जाए, ठीक है। इस दीवार को आप देख सकते हैं। लेकिन 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया जाता है और ये इस बात का प्रतीक है कि अब सोवियत संघ नहीं रहा, लगभग सोवियत संघ अपने पतन के कगार पे आ चुका है। ये सोवियत संघ के बिगड़ने की कहने की शुरुआत हम कह सकते हैं, ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था ये, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का ही प्रतीक इसको हम मान सकते हैं। तो ये आपके बर्लिन की दीवार के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना चाहते हो कर लो भाई, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली क्या थी भैया, सोवियत संघ था क्या भाई। तो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ जो है 1917 में, है ना, 1917 में ये अस्तित्व में आता है। सोवियत संघ जो है, सोवियत प्रणाली, सोवियत व्यवस्था जो है 1917 में अस्तित्व में आता है। और आपको पता है कि रूस में क्या होता है, जो समाजवादी क्रांति होता है, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति की बात करते हैं 1917 में, उसके बाद ये जो आपका सोवियत संघ है वो अस्तित्व में आता है।
और ये क्रांति आपको पता है पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुई थी। और ये क्रांति एक तरीके से समाजवादी शासन की स्थापना के लिए हुई थी। समाजवादी शासन का मतलब ये कि समाज में सब बराबर हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, ये है आपका समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। और इस प्रणाली में हम देखते हैं सोवियत राजनीति प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को एक अधिकार मिला हुआ था। मतलब चुनाव लड़ने का एक अधिकार किसको मिला हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव लड़ेगी और सरकारी भी इसी की बनेगी। ठीक है, कोई अन्य विपक्षी पार्टियों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी, मतलब कि सरकार का पूरा नियंत्रण था, कंट्रोल था अर्थव्यवस्था पे, और सारे फैसले सरकार के द्वारा यहाँ पे ली जाती थी। ठीक है, और इन्हें समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, इनको हम जो समाजवादी खेमे के देश है उनको दूसरी दुनिया के देश के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देश है उनको पहले दुनिया के देश के नाम से जानते हैं। और तीसरी दुनिया भी था, एक तीसरी दुनिया भी है भाई, तीसरी दुनिया। भैया ये तीसरी दुनिया से क्या मतलब है? देखो, जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बढ़ गई थी, लेकिन कुछ देशों ने गुट निरपेक्षता को अपनाया, मतलब कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे देशों को हमने तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। जैसे भारत, इंडिया भी अपने आप को गुट निरपेक्ष देश बताता है, यानी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, और वो कौन से देश में आ जाएगा? तीसरी दुनिया के देशों में उसको काउंट किया जाए। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताएं क्या थी। इसको मैं लिख के समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए आते अपने नोटपैड पे। देखिए हम सभी बात करेंगे सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताएं क्या थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताओं की हम बात करने वाला। सकारात्मक विशेषता यानी कि पॉजिटिव फीचर्स क्या थे, क्या इसमें अच्छाइयां थी सोवियत संघ में, सोवियत प्रणाली में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर किसी की थी तो सोवियत संघ की। ठीक है, अमेरिका के बाद। इसके अलावा अच्छी संचार प्रणाली। संचार प्रणाली मतलब समझते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए एक बेहतरीन संचार प्रणाली का निर्माण गठन जो है सोवियत संघ में हो रखा था। ठीक है जी, तीसरे पॉइंट की बात करें, अच्छी परिवहन। देखिए सोवियत संघ की परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यानी कि दूर दराज के एरियाओं पे जाना आना बहुत आसान था, वहां पे बहुत आसानी से हो जाता था, यानी कि परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके अलावा बुनियादी जरूरतें सरकार द्वारा पूरी की जाती थी। ठीक है, मतलब हेडिंग तो नहीं, ये पूरा पॉइंट ही हो गया एक तरीके से, लेकिन थोड़ा शॉर्ट पॉइंट भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि सोवियत संघ आपको पता है कि समतामूलक समाज की स्थापना करने पे प्रेरित। तो समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? जब सारी व्यवस्था में जितने भी लोग हैं उस सभी लोगों को सारी सुविधाएं मिली। तो सोवियत संघ ने क्या कर रखा था? अपने सभी लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों की चीजें उपलब्ध करा रखी। जैसे रोटी कपड़ा मकान की अगर हम बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर ले, तो ये सारी चीजें बहुत ही रियायती दरों पे वहां के लोगों को उपलब्ध होने लगी। इसके अलावा अच्छी उपभोक्ता उद्योग। सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो बहुत ही बेहतर थी। मतलब यहाँ पे पिन से लेके कार तक सारी चीजें बन जाती थी, कोई भी चीज इनको दूसरे देश से मंगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें खुद ही यहाँ पे बनाने लग रहे हैं। इसके अलावा ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट,
छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं, बेरोजगारी का ना होना। बेरोजगारी का ना होना, ठीक है जी। सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। तो ये कुल मिला के मैंने 6 आपको सोवियत संघ के सकारात्मक पॉइंट्स बता दिए भाई। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1945 के बाद, अच्छी संचार प्रणाली थी इनकी, अच्छी परिवहन व्यवस्था थी, बुनियादी जरूरत की सारी चीजें सरकार उपलब्ध कराने लग रही है भाई, उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छा है और पिन से लेकर कार तक सारी चीजें बनने लग रही है, बेरोजगारी वहां पे बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आपका सोवियत संघ के सकारात्मक विशेषता हमने समझ लिया। अब नकारात्मक विशेषता की बात कर लेते हैं। आओ जी देखो, नकारात्मक विशेषता, सोवियत संघ की नकारात्मक विशेषताएं क्या थी, मतलब कि इसमें इसके नेगेटिव फीचर्स क्या थे, ठीक है जी, बुराइयां क्या थी इस प्रणाली में। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि रूस का दबदबा हमें देखने को मिलता है, रूस का दबदबा, मतलब हमने ये देखा कि भाई 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया है, लेकिन हर मामले में रूस अपना दबदबा दिखा, जिससे कि और दूसरे जो देश थे, जो कमजोर देश थे, क्योंकि रूस ज्यादा पावरफुल था 15 देशों में और सबसे विशालकाय भी था, इनका लीडर था एक तरीके से, लेकिन हर मामले में इनका दबदबा है, तो छोटे देश दबे हुए महसूस करते हैं अपने आप। दूसरा पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। आप सभी को अभी मैंने बताया कि जो सोवियत व्यवस्था है उसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को यह अधिकार मिला था चुनाव लड़ने का, सरकार बनाए। 70 सालों से शासन करने लग रही थी भाई प्रणाली, मतलब सोवियत प्रणाली में, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन जनता के प्रति इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जनता के लिए कुछ किया नहीं, तो इस वजह से जनता नाखुश थे। ये इसकी एक नकारात्मक विशेषता में आप बता सकते हो। देखो, लोकतंत्र का अभाव था सोवियत व्यवस्था की। एक और नकारात्मक विशेषता क्या थी, यहाँ पे लोकतंत्र की बहुत कमी थी, जनता को सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने का हक नहीं था। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने नाराजगी को कार्टूनों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे, तो लोकतंत्र की यहाँ पे कमी थी। देखो, संसाधनों का सोवियत संघ ने क्या किया, गलत प्रयोग किया, ठीक है। इसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे भाई, खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा खनिज संसाधन थे, कोयला, पेट्रोलियम, बहुत ज्यादा, लेकिन अपने इन संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ज्यादातर हथियार बनाने में कर दिया भाई खर्च, परमाणु बम बनाने में खर्च कर दिया। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन देशों को अपने साथ मिला के रखने में उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च कर दिए। तो इस वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो तबाही के कगार पे आ गई, उपभोक्ता वस्तुओं की, खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। तो ये सोवियत प्रणाली के नकारात्मक विशेषता में आप 4 पॉइंट बता सकते हैं। बाकी आगे अभी और भी पॉइंट्स, जब सोवियत संघ के विघटन की बात करें ना, सोवियत संघ के विघटन के जो कारण थे उसको भी आप सोवियत संघ की नकारात्मक विशेषता में आप लिख सकते हैं अपने आंसर, जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे आप बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमने सोवियत संघ के नकारात्मक विशेषताओं को हमने समझ लिया, मतलब सकारात्मक विशेषताओं को हमने समझ लिया, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये नकारात्मक विशेषता थी, नौकरशाही का सिकंजा सिकंजा था, नागरिकों का जीवन कठिन हो गया, बोलने की आजादी नहीं थी, है ना, हर संस्था में सुधार की जरूरत थी यहाँ पे। ठीक है, एक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिया, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी वहां पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मिखाइल गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। देखिए कौन थे,
गोर्बाचेव थे कौन और सोवियत संघ के विघटन इनके टाइम पीरियड में होता है, कैसे कैसे होता है, उसी घटना की हम बात इसमें करने वाले टॉपिक में। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में क्या होता है, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति इनको चुना जाता है। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सोवियत संघ की जो व्यवस्था है उसको देख के बहुत ज्यादा चिंतित थी, सुधार चाहते थे, सुधार लाना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, और परिवर्तन लाया भी। देखो क्या लिखा है, गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने के लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए और वहां पर सुधार करने का फैसला उन्होंने किया। तो अपने सुधार के दौरान उन्होंने दो नीतियां लागू की। एक है आपका ग्लासनोस्त, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खुलापन, मतलब कि अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना। ठीक है, मतलब एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आप दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करोगी, जो भी चीजें बनेगी आपके देश में बनेगी और जो भी चीजें आप मतलब आयात निर्यात वगैरह नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, खुलेपन की नीति के तहत। इसके अलावा प्रेस्ट्रोइका, दूसरी नीति क्या थी, प्रेस्ट्रोइका। ठीक है, जिसको हम पुनर्रचना बोलते हैं, यानी कि अपनी हर एक संस्था को फिर से गठित करना है, संस्थाओं का फिर से उसकी रचना करनी है। ठीक है, तो ये पुनर्रचना की नीति थी, यानी कि दो नीतियां इन्होंने लागू की थी। लेकिन इनकी दोनों ही नीतियों का भाई हर तरफ से क्या होता है, विरोध होता है। ठीक है, इनकी जो दोनों ही नीतियां थी उसका हर तरफ से विरोध होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे और जो आम जनता है, सबने क्या किया, इनकी नीतियों का विरोध किया और इस वजह से सोवियत संघ का फिर विघटन हो गया, सोवियत संघ नहीं बच पाया। देखो क्या लिखा है, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण करने की कोशिश की, नीतियां चलाई, ग्लासनोस्त और जिसको खुलापन बोलते हैं और पुनर्रचना, है ना। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने क्या किया, खुलकर विरोध किया। 1991 में क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट बोरिस एल्त्सिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, 1991 में बोरिस एल्त्सिन ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, मतलब इनको सत्ता से हटा के खुद सत्ता में आ गए। ठीक है जी, रूसी गणराज्य ने केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। आगे देखो, एक मिनट इस पॉइंट को मैं अभी समझाता हूं। देखो होता क्या है कि 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कि भाई मतलब यहां पे इनके द्वारा क्या किया जाता है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा अलग होने की घोषणा कर दी जाती है कि भाई अब हम सोवियत संघ में नहीं रहने वाले, हमें एक अलग व्यवस्था चाहिए, मतलब अपना अलग हम सिस्टम चलाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से फिर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाती है। सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया और साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा इन्होंने कर दी। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का गठन होता है, यानी कि जो 15 स्वतंत्र देश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से भी हम इनको जानते हैं, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है, जो 15 देश अलग हुए सोवियत संघ से, उनके लिए ये यूज किया जाता है नाम। ठीक है जी, अब होता है क्या, सोवियत संघ के विघटन के बाद हम देखते हैं कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य चुना जाता है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना। सुरक्षा परिषद, जो यूएनओ का सुरक्षा परिषद है, वहां पे हमें इसी को सीट देखने को मिल जाता है कि भाई रूस को क्या मिल गया, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिल जाती है। सोवियत संघ ने जो भी अंतरराष्ट्रीय करार किए हैं, जितनी भी संधियां की है, सोवियत संघ ने किया था, वो सारे संधियां और करार किसको सौंप दी जाती है, सारा जिम्मा किसको मिल जाता है, रूस को मिल जाता है, क्योंकि रूस सबसे ज्यादा पावरफुल था भाई इनमें, है ना, 15 देशों में। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी गणराज्यों में से एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन बना, रूस बना। रूस के पास ही सारे परमाणु हथियार थे, उसी को सौंपे गए। ठीक है, क्योंकि पावर भाई पावर, उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। तो ये सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सारी चीजें हम देखने को मिलता है कि रूस का महत्व बढ़ जाता है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, सुरक्षा परिषद में उसको स्थायी सदस्यता मिल गई। जितने भी सोवियत संघ ने जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधि किए थे, वो सारे संधि अब इसको सौंप दी गई, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। जब सोवियत संघ के विघटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी 4 पॉइंट्स लिखवाए। ठीक है जी, सोवियत संघ के विघटन के अगर आपसे कारण पूछा जाता है, सोवियत संघ का विघटन या सोवियत प्रणाली का विघटन कैसे हुआ, चलिए इसको मिटा देते हैं और इसके जगह पे 4 पॉइंट तो लिखा ही रहेगा और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे इसमें। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, कारण भाई बहुत बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है जी, वीवीआई टॉपिक है।
क्यों हुआ भाई? मतलब कारण बताने, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे? तो ये चार कारण तो भाई आप बताएंगे बताएंगे। ये चार कारण मैंने आपको बता दिया कि भाई रूस का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, है ना, लोकतंत्र का अभाव था वहां पे, संसाधनों का गलत प्रयोग किया था। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, जिसमें पांचवा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, गोरबाचेव की असफल नीति। ठीक है, मिखाइल गोरबाचेव ने, आपको पता है, दो नीतियां चलाई, खुलेपन और पुनर्रचना, हमने अभी बात की। वो दोनों ही नीति असफल रही उनकी, और इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का गलत प्रचार, अर्थव्यवस्था के विकास का गलत प्रचार किया भाई, व्यवस्था के विकास का देखो, सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में, जैसे अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, जिसमें अमेरिका है, पूर्वी यूरोप के पश्चिमी यूरोप के देश है, उन देशों से काफी पिछड़ चुका था। ठीक है, लेकिन वहां के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहां के लोगों को बताया जा रहा है कि हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से हम विकास कर रहे हैं, हमारी जीडीपी का विकास दर बहुत तेज है। लेकिन सच्चाई क्या थी कि हर मामले में सोवियत संघ पश्चिमी देशों से पिछड़ता जाता, तो अपनी अर्थव्यवस्था का गलत प्रचार किया, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास का गलत प्रचार किया। जब इस बात का पता वहां की आम जनता को चला कि भाई सोवियत व्यवस्था, सोवियत सरकार तो हमें बेवकूफ बनाने लगी, तो उनको एक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा कि यार, इतने भरोसे से, मतलब इतने टाइम से हम भरोसा कर रहे हैं सरकार पे, लेकिन सरकार हमें बेवकूफ बनाने। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गया भाई। सातवां पॉइंट बता सकते हैं हम, सातवां पॉइंट, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं, बाकी तो 8-10 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। देखो, धीरे धीरे क्या होता है, लगभग 90-80 के दशक की हम बात करें तो, यहाँ के जो, आपको पता है कि 15 देशों को मिला के सोवियत व्यवस्था का निर्माण किया गया है। अब इनको हर मामले में, जो रूस है, हर मामले में अपना दबाव दिखा रहे हैं, छोटे छोटे देश दबे हुए महसूस कर रहे हैं, और एक तरीके से सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत इन 15 देशों को उनके सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ रहा है ना, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इन देशों के अंदर राष्ट्रवादी भावना उभरने लग जाती है अपने देश के प्रति, है ना। सोवियत संघ क्या एक संगठन टाइप है, ग्रुप है 15 देशों का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनका अपने प्रति, अपने देश के प्रति जो भावनाएं है उभर के सामने आने लग जाती है, राष्ट्र भावना कहीं ना कहीं उभर के सामने आ जाती है। और ये भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कारण माना जाने लगा कि भाई हम अलग होंगे, हमारी अलग पहचान होगी, अपना अलग राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत होगा, है ना। इस तरीके से क्या होता है, राष्ट्रवादी भावना भी सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो सोवियत संघ के विघटन में 7 पॉइंट महत्वपूर्ण है भाई, 7 पॉइंट याद कर लो। और 6 मार्क्स में, सीबीएसई बोर्ड में भाई 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। आगे, तो यहाँ पे हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण को समझ लिया भाई। एक बार पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो सारे पॉइंट्स मैंने जो आपको समझाए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है जी, अब बात करेंगे विघटन का परिणाम क्या रहा। चलो जी, एक बार फिर से हम अपने नोट पैड पे आ जाते हैं। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम रहा? सबसे पहला परिणाम, शीत युद्ध की समाप्ति। देखो,
जैसा कि हम सभी ने देखा कि सोवियत संघ 1945 में मतलब 1917 में अस्तित्व में आया। 1945 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या होता है, शीत युद्ध होता है ना, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये 1991 तक चलता है शीत युद्ध। लेकिन 91 में क्या हो रहा है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है ना जी। अब सोवियत संघ नहीं है भाई, सोवियत संघ अब नहीं रहा, इसका नामो निशान मिट चुका है। तो जो इतने लंबे समय से लगभग 45 से लेकर 91 तक जो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, उसकी क्या हो जाएगी भाई, अब समाप्ति हो जाएगी, यानी कि शीत युद्ध अब नहीं रहा। ठीक है जी, शीत युद्ध भी अब नहीं होगा। तो शीत युद्ध की क्या हो गई जी, समाप्ति हो गई। दूसरा, हथियारों की होड़ की समाप्ति। शीत युद्ध के दौरान क्या हो रहा था भाई, आप सभी को पता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अब किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, तो हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई। तीसरा पॉइंट, महाशक्ति बनने की होड़ की समाप्ति। महाशक्ति बनने की होड़ की समाप्ति। अब हम सभी को पता है कि भाई सोवियत संघ जब टूट गया, खत्म हो गया, तो एक ही महाशक्ति है, अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर बन गया, यानी कि तीसरा तीसरा परिणाम आप क्या लिख दोगे, अमेरिका सुपर पावर बन गया। अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभार। या अमेरिका अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत लिखो, ये हेडिंग आप चेंज करो, ये हेडिंग आप चेंज करो, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया। पांचवा, नए देशों का उदय। ठीक है जी, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, नए देश उभर के सामने आए, 15 नए नए देश बन गए भाई। छठा, छठा परिणाम क्या रहा भाई, रूस सोवियत संघ का उत्तरा ठीक है जी, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चुना गया। तो इस तरीके से आपके सोवियत संघ के विघटन के ये 6 परिणाम मैंने बता दिए। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, महाशक्ति बनने की होड़ भी समाप्त हो गया, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, नए देशों का उदय, और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट आपके यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट से खत्म होते हैं, आगे आ जाओ। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी को समझेंगे भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, शॉक थेरेपी है क्या, होता क्या है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ के जो बहुत सारे देश होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि अब कोई व्यवस्था वहां पे है नहीं जिससे कि देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाए, सरकारें नई नई गठित हो रही है, अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद और तबाही के कगार पे आ चुका है। तो इसलिए क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा, मुद्रा जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उनके द्वारा एक सपोर्ट मिलता है देशों को। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होता है। सोवियत संघ के जो देश है, सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां के देशों को, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, अब दुनिया में एकमात्र विचारधारा जो है पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार होने लगा है। बहुत सारे देशों को अब साम्यवादी से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाना था, और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्रा की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी उनको, तो ये सारे सपोर्ट उनको मिलता है ना। अब देखो यहाँ पे शॉक थेरेपी को एक बार मैं रीड करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा क्या।
देखो होता क्या है कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, कहा गया। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरीके से मुड़ना था, यानी कि हर देश को पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस है, मध्य एशिया के जो और दूसरे गणराज्य है, पूर्वी यूरोप के जो देश है, उन सबको अब समाजवादी विचारधारा को अपना के पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना था। और ये मॉडल जो था शॉक थेरेपी का मॉडल, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा लागू किया गया था, जिसको हम आघात पहुंचाकर उपचार करना कहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि सोवियत संघ के विघटन में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया है, यानी कि आघात पहुंचा दिया सोवियत संघ को अमेरिका ने, अब क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। दोबारा समझाता हूं। देखो, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अगर आपके पेपर में पूछा जाता है शॉक थेरेपी का मतलब, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसके तहत सोवियत संघ के जितने भी विघटित देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन सभी देशों को समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण करना था, यानी कि समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। और ये मॉडल जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा निर्देशित किया गया था, यानी कि इनके द्वारा चलाया गया था। और इस मॉडल की खासियत क्या थी कि हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना था, है ना। शॉक थेरेपी के सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। मतलब कि अब सारी चीजें निजी हाथों में होगी। पहले क्या था कि सोवियत संघ में सारी चीजें सरकार के हाथों में थी, लेकिन अब सारी चीजें क्या होगी, निजी हाथों में होगी। खेत है, जमीन है ना, सारी चीजें निजी हाथों में, उद्योग धंधे है, सब निजी हाथों में चला जाएगा। इसके अंतर्गत हर राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायीकरण स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई थी। सामूहिक फर्म को निजी फर्मों में बदला गया। सामूहिक फर्म में क्या होता था कि भाई सारे किसान लोग ग्रुप बना के खेती करने लग रहे हैं, एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसपे सारे किसान खेती करने लग रहे हैं, और खेत कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में। लेकिन अब सामूहिक फर्मों को निजी फर्मों में बदल दिया गया। सारे उद्योग धंधे जो है, खेत वगैरह है, सब निजी हाथों में दे दी गई। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू होने लग गई, है ना। मतलब सरकार द्वारा जो रियायतें दी जाती थी, सरकार द्वारा जो सपोर्ट दिया जाता था, सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। सारी चीजें अब पूंजीवादी पद्धति से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा के, अपने पैसे लगा के करो। मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया कि भाई अब ओपन ट्रेड जो पॉलिसी है उसको अपनाया जाने लग गया। पहले क्या था कि सोवियत संघ में सारी चीजें देश में बन रही है और सारी चीजें देश में ही इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन अब दूसरे देशों के साथ व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात होने लग रहा है। ठीक है जी। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आपसी परिवर्तनशीलता और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना जाने लग गया। मतलब ये सारी नीति उन्होंने शॉक थेरेपी के थ्रू अपनाना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों से आर्थिक जुड़ाव हो गया। मतलब कि अब पहले क्या था कि पूर्वी यूरोप के जो देश थे या सोवियत संघ के जो देश थे, वो पश्चिमी देशों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते थे। लेकिन अब शॉक थेरेपी के नियम लागू होने के बाद, शॉक थेरेपी का मॉडल लागू होने के बाद ये सारी चीजें होने लग गई थी। ठीक है। अब शॉक थेरेपी का परिणाम देखते हैं कि भाई शॉक थेरेपी का क्या रिजल्ट निकला। सोवियत संघ के देशों को क्या इसका फायदा हुआ या नुकसान? तो भाई नुकसान ही नुकसान। शॉक थेरेपी का नुकसान ही नुकसान हुआ। देखो शॉक थेरेपी का क्या परिणाम रहा। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी का मार झेलना पड़ा। रूस में पूरा का पूरा जो औद्योगिक नियंत्रण ढांचा था वो चरमरा उठा। ठीक है। इसी दौरान हम विश्व में सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल की घटना भी शॉक थेरेपी की वजह से ही देखते हैं। मतलब डुबो दिया भाई पूरे रूस, पूरे सोवियत संघ के देशों की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। देखो क्या हुआ, लगभग 90% उद्योग धंधों को निजी कंपनियों, निजी हाथों में बेचा गया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो आ, ये जो महाबिक्री हो रही थी, मतलब महाबिक्री में क्या था कि भाई उद्योग धंधों को बहुत ही कम दामों पे बेच दिया गया, बहुत ही औने पौने दामों पे बेच दिया गया। ठीक है। आगे देखो, मुद्रास्फीति जैसी घटना हमें देखने को मिलती है। मतलब कि मुद्रा की जो कीमत है वो लगातार, मुद्रा का जो क्रय शक्ति है वो लगातार घटने लग जाती है। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट हमें शॉक थेरेपी की वजह से देखने को मिलता है। और मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ती है कि लोगों की जमा पूंजी, मतलब कि महंगाई, मुद्रास्फीति के बढ़ने का मतलब है कि मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम हो गई है। यानी कि आपके जो मुद्रा, मतलब जितना आप मान लो कि 100 रुपए में जितनी चीजें आप आज खरीद रहे हो, तो वही चीजें आपको कहीं ना कहीं 150 रुपए उसके लिए देना पड़ेगा या 200 रुपए देना पड़ेगा। तो आपके मुद्रा की कहीं ना कहीं क्रय शक्ति जो है कम हो गई है। जो काम आपका पहले 100 रुपए में हो रहा था अब 200 में होगा, है ना।
जो काम आपका 100 रुपए कर दे रहा था अब 200 रुपए करेगा, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट हमें देखने को मिलता है। खाद्यान्न संकट भी देखने को मिलता है। भाई देखो पहले क्या होता था, सोवियत संघ में सामूहिक खेती होती थी, सरकार का पूरे चीजों पे कंट्रोल था, तो लोगों को मूलभूत जरूरत की चीजें जो है खाने पीने की चीजें मिल जाती थी। लेकिन अब नहीं हो रहा। सन 1999 में वास्तविक जो जीडीपी है वो 1989 की तुलना में कहीं नीचे आ चुकी थी। समाज की जो कल्याणकारी जो पूरी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई थी, है ना। माफिया वर्ग का उदय होता है। भाई माफिया वर्ग बोले तो एक भाई लोग जो है, भाई लोगों का ग्रुप गैंग जो है वो भर के सामने आ जाता है, मतलब डॉन लोग। और वो क्या करते हैं, सारे आर्थिक गतिविधि पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं, उनको बहुत मुनाफा होता है इससे। लेकिन गरीब और आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो कि मतलब गुंडे टाइप के जो लोग हैं, हरामी टाइप के लोग हैं, बाहुबली जो है उनका उभार होता है और सारे आर्थिक गतिविधि पे कंट्रोल कर लेते हैं। देखो गरीबी की मार, भाई गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती है ना। समाज का जो एक मध्यम वर्ग है वो हाशिए पर आ जाता है, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अमीरी और गरीबी का जो खाई है, मतलब कि आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पॉइंट आपको इसमें लिखा हुआ है, ठीक है जी। संसद का कमजोर होना, देखो कई देशों में क्या होता है, सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो कई देशों में संविधान बनाए जाते हैं। 15 देश है, सभी देश अपने अपने अलग अलग संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संविधान जो बनाएगा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बनाएगा। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में सारे संभव शक्ति दे दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर हो गया, मतलब सारे पावर किसके पास चले गए, राष्ट्रपति के पास। संसद के पास कोई पावर नहीं है। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक और गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधन। ये पॉइंट वैसे इसमें इंपोर्टेंट नहीं है भाई, इसमें मत डालना है, इसको रहने दो, है ना। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान जैसे तेल नहीं, ये भी पॉइंट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो संसद बहुत ही ज्यादा आपका कमजोर बनाया गया। ये भी आप शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप बताएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो अगला टॉपिक है संघर्ष और तनाव। एनसीईआरटी बुक को आप उठा के देखेंगे तो वहां पे एक संघर्ष और तनाव वाला अलग से टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे देश जो सोवियत संघ से अलग हुए जो देश है उसमें संघर्ष होता है, तनाव होता है, मारकाट, गृह युद्ध, है ना, हमले, बहुत सारे हमले होते हैं। चलिए देखते हैं जरा। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलता है। अलगाववादी आंदोलन समझते हैं आप, किसी एरिया को एक देश से अलग करने के लिए जो आंदोलन चलता है उसको अलगाववादी आंदोलन बोलते हैं। मध्य एशिया में कजाकिस्तान 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ठीक है, कजाकिस्तान में क्या हुआ, गृह युद्ध हो रहा है। गृह युद्ध मतलब कि वहां पे जो दो गुट होंगे वो आपस में लड़ रहे होंगे, ठीक है जी। कई देश और प्रांत में नदी जल के सवाल पर भी आपस में संघर्ष हुए हैं। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक तरीके से दो भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नामक दो अलग अलग देश बन गए। तो इस तरीके से कई देशों में विभाजन भी हो गया। सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। देखो भाई यूगोस्लाविया की बात हो रही है। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल है बोस्निया, ठीक है, हर्जगोविया और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया। ये देखो ये यूगोस्लाविया से अलग होकर बने जो प्रांत है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहां नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो यहाँ पे सोवियत संघ के विघटन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में अलग अलग टाइप के संघर्ष हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। चलिए जी, ये सारे देशों के नाम दे रखे हैं जहां पे संघर्ष वगैरह हुए थे, है ना। चलिए अब बात करते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। ठीक है, पूर्व साम्यवादी देशों में अगर हम बात करें तो रसिया जो है, रूस है, उसके साथ हमारे संबंध काफी बेहतर है। यहाँ पे भारत रूस संबंध कोई हम समझने वाले, देखिए भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा बेहतर है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। जब हम विदेश नीति बनाते हैं तो रसिया को सबसे टॉप पे रखते हैं। रसिया के साथ इंडिया का संबंध स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है ना। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षा से मेल खाती है, मतलब कि हमारी जो जरूरतें हैं आपस में एक दूसरे से मेल खाती है, ठीक है। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तथा रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते थे। मतलब भारतीय जो फिल्म है उसका धूमधाम जो है हमें सोवियत संघ और रूस जैसे देशों में भी देखने को मिल रहा था। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। मतलब भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे शक्ति के केंद्र हो,
बहुध्रुवीय का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि पावर किसी एक हाथों में ना हो, बल्कि दुनिया में बहुत सारे पावर के केंद्र हो, है ना। तो दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का क्या मतलब है? देखो, बहुध्रुवीय विश्व से भारत और रूस का क्या मतलब है? तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्ति मौजूद हो, मतलब पावर किसी एक के हाथों में ना हो। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि साझे खतरे को पहचानना होगी भाई सभी। देखो क्या लिखा है, यानी किसी भी देश पर हमला होता है तो सभी देश उसको अपने ऊपर खतरा मान के फिर मिलकर कार्यवाही करें। यह है सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी होगी। क्षेत्रीयता को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। तो ये दोनों मतलब दोनों ही देश यही चाहते हैं, ये जो क्षेत्रीयता है उसको जगह मिले, मतलब कि कोई किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी ना करे, ठीक है। और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी मतलब समझ गए कि भाई किसी एक देश पे हमला होगा तो सब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से हो, यूएनओ का जो मतलब महत्व है उसको बढ़ाया जाए, ये दोनों ही देश चाहते हैं। इसके अलावा देखो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, उसके द्वारा फैसले हो अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा इन संस्थाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाना चाहिए। ये बात भी दोनों देश इस बात से भी एग्री करते हैं। 2001 में क्या होता है, भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौते के अंग के रूप में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होता है। तो ये डाटा याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। 2001 में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भारत और रसिया ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। भारत को रूस के साथ संबंध से क्या फायदे हुए भाई? भारत को क्या फायदे हैं? भारत को अभी तक रसिया के साथ संबंध बनाने से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं? तो कश्मीर मुद्दे पे भाई हमेशा सपोर्ट किया है। ऊर्जा आपूर्ति में आपको पता है पेट्रोलियम जैसे संसाधन या दूसरे खनिज संसाधन हम रसिया से मंगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में भी काफी ज्यादा रसिया ने हमारी हेल्प की है। पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में भी रूस ने क्या किया है, फायदा दिया है हमारे को, खासकर चाइना के साथ संबंध को बेहतर करने में। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त पे क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है, ठीक है जी। तो रॉकेट वगैरह देके इसने हमारी काफी हेल्प की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, साझेदार है, ठीक है जी। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, रूस को इस संबंध से क्या फायदे हुए, मतलब रूस को हमसे संबंध बना के क्या फायदे हुए? तो रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदारक देश है। मतलब हम बहुत ज्यादा हथियार रशिया से मंगाते हैं, दूसरे सबसे बड़े खरीदारक देश है। भारतीय सेना को अधिकांश जो सैन्य सामान है वो कहां से आता है? रूस से प्राप्त होता है। भारत तेल के आयातक देशों में एक है और इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे तेल भी रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी नहीं, ये तो कर लिया हमने, है ना। ये तो कर लिया, ठीक है, वो फिर से रिपीट हो गया था फिर। यहाँ पे देखो, भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध की बात की गई है। वैसे भारत और रूस संबंध की बात कर ले तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उससे पहले तो हमारे जो भी रिलेशन थे वो सोवियत संघ के साथ ही थे। बाद में आपको पता है कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है रूस बनता है, तो सारे संबंध हमारे रूस के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी लगभग सिमिलर पॉइंट्स ही होंगे, चलो देख लेते हैं। मतलब ये 1991 तक, ये कहीं ना कहीं हम 1991 तक की बात करेंगे ना भाई, जब सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भारत रूस की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि भारत और सोवियत संघ के संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1991 तक की ही बात होगी। देखो देखो क्या लिखा है कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह लगा कि हम कहीं ना कहीं सोवियत खेमे में चले गए, और अमेरिका हमसे नाराज भी था, काफी ज्यादा नाराज था, ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोवियत संघ का पक्ष लेने लग रहे थे, ठीक है। देखो आर्थिक संबंध की बात कर लेते हैं, भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या क्या आर्थिक संबंध है। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की है जब ऐसा मदद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात जो कारखाने हैं, है ना, लोहे के जो कारखाने हैं और हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मशीनरी है, इस संयंत्र के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता उसने प्रोवाइड हमें कराई है। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बना के, क्योंकि विदेशी व्यापार करने के लिए अगर हम दूसरे देश से कुछ चीज मंगा रहे तो उनके मुद्रा में हमें क्या करना होगा? व्यापार करना होगा। लेकिन उसने भारतीय मुद्रा को आधार बना के भी उसने हमसे व्यापार किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी भाई हमारे। ठीक है, इसके अलावा देखो
राजनीतिक संबंध की बात करें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया है। कश्मीर मामले में भाई जो अमेरिका है, जो आपका चाइना है, वो हमेशा हमारे खिलाफ रहता है, लेकिन भाई सोवियत संघ ने स्टार्टिंग से ही हमारे सपोर्ट किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाड़े दिनों में, खासकर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की भाई। जब 1971 में सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, उधर से चाइना है, अमेरिका है, सब पाकिस्तान के सपोर्ट में थे उस समय। बस सोवियत संघ ही एकमात्र था जिसने भारत का साथ दिया था। भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष तौर पे सपोर्ट किया, मतलब सीधे नहीं, लेकिन भारत की विदेश नीति का सपोर्ट इसने किया है। ठीक है। सैन्य संबंध की बात करें तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैन्य सामान उपलब्ध कराया है जब शायद ही कोई देश इसको ऐसा, मतलब हमें ऐसा सपोर्ट देने के लिए तैयार था। सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए हैं जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सकता है, मतलब दोनों मिलके सैन्य उपकरण तैयार कर सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो ये हिंदी फिल्मों का जो धूम धड़क्का है वो आपको सोवियत संघ के देशों में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बस जी बस। सो गाइस इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, खत्म होता है। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो, बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है जी। वीडियो लगभग 1 घंटे की है, लेकिन मैंने सारे टॉपिक आपको समझा दिया। बाकी अगले चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा आप सभी कमेंट करें, फायर वाली मुझे के साथ यस लिख देना कि यस भैया जल्दी से जल्दी सेकंड चैप्टर की वीडियो लाइए। ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।